तो देखिए, देखो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये है, चूँकि हमारी लास्ट क्लास जो हुई है वो उसकी हुई है रचना के आधार पर वाक्य। तो इससे पहले हम तीन चीज़ पढ़े थे रचना के आधार पर वाक्य: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि क्रिया के आधार पर वाक्य को क्या कहा जाता है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो हमने देखा कि क्रिया के आधार पर वाक्य को वाच्य कहा जाता है, यानी कि जिन वाच्यों को हम पढ़ते हैं ना एग्जाम में, वो जो जिस रूप में पूछे जाते हैं वो तो वाच्य के रूप में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो इस पर भी ज़रा ध्यान देंगे। अगर ऐसा पूछ ले कि क्रिया के आधार पर वाक्य को क्या कहा जाता है तो वाच्य कहा जाता है। तो यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये होगा, वाच्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि सिर्फ ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट को, कोई पेंसिल नहीं चलानी है, क्योंकि बाद में मैं अपने आप इसे ग्रुप पर डाल दूंगा, तब जाके इसे अच्छी तरीके से सुनना है। केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो, हर पॉइंट को। तो सबसे पहले क्या है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो याद रखना बोलने का तरीका। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो इसका बेसिक शुरुआत है यहाँ की कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का तरीका। ठीक है, तो वाच्य क्या है, हम जो वाच्य पढ़ने वाले हैं वाच्य तीन प्रकार के पढ़ते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वाच्य जो हैं, हमें जो वाच्य पढ़ने हैं वो तीन प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य। एक होता है कर्मवाच्य, एक होता कर्मवाच्य। ठीक है, और तीसरा और जो हमें पढ़ना है वो होता भाववाच्य। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, सारे को अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये तीन चीज़ हमें पढ़नी है इसमें वाच्य में। ठीक है, यानी कि हम वाच्य पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जान लो कि हम वाक्य के अंग ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि वाक्य जो थे वो तीन प्रकार से बांटे गए थे। मैंने स्टार्ट में बताया, रचना के आधार पर तीन प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र। क्रिया के आधार पर भी तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य, 8 प्रकार के, वो एकदम अलग चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है कि हम अगर पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य पे, इसको कैसे पहचानना है, कैसे इसको देखने के साथ ही आंसर करोगे, कैसे कर्तृवाच्य आप पहचान पाओगे। तो सबसे पहले क्या है कि कर्तृवाच्य की जो मेन परिभाषा है, जो सामान्य डेफिनेशन है, वो ये है, चूंकि हम अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, क्रिया के आधार पर वाक्य, यानी कि ये जो आधार होगा मेन किसका होगा, क्रिया का। जब ही तो वाच्य कहते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य को वाच्य कहा जाता है। यानी कि अगर वाक्य में क्रिया का मूल बिंदु करता है, मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ केवल उस पर ध्यान देंगे। अगर वाक्य में क्रिया का जो मूल बिंदु है अगर करता है तो होगा कर्तृवाच्य। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सेम ऐसी ही परिभाषा इस पर भी हम बात करेंगे कि यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया का बिंदु, क्रिया का मूल बिंदु यदि कर्म है तो क्या होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया का मूल बिंदु ना तो करता है ना ही कर्म है तो क्या होगा, भाववाच्य। यानी कि ये जो तीनों की इनकी डेफिनेशन है, ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है जो याद भी होनी चाहिए, कई बार पूछेगा भाई, एकदम सीधी सी डेफिनेशन है। यदि वाक्य में क्रिया का मूल बिंदु करता है तो कर्तृवाच्य, यदि वाक्य में क्रिया का मूल बिंदु कर्म है तो कर्मवाच्य। ठीक है, यदि वाक्य में क्रिया का मूल बिंदु ना तो करता है और ना ही कर्म है तो क्या होगा, भाववाच्य। ये तो वो परिभाषा है स्टूडेंट जो आजकल ट्रेंड में भी चल रही है, कई बार पूछ ली जाती है। लेकिन ज़्यादातर स्थिति में 95% क्या पूछे जाते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल दे के पूछा जाएगा कि कौन सा वाच्य है, कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में जो वाक्य मिलेगा आपको दो प्रकार का मिलेगा, ध्यान देना। यानी कि बाय स्टेप चीज़ों को समझना। कर्तृवाच्य में जो वाक्य मिलेगा आपको दो प्रकार का मिलेगा।
यानी कि एग्जाम में तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कर्तृवाच्य है, या कौन सा कर्मवाच्य है, या कौन सा भाववाच्य है। लेकिन कर्तृवाच्य आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी कि दो प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे ये दो प्रकार के कौन से हैं, उसका रीज़न है, एक तो कर्तृवाच्य ऐसा मिलेगा जिसमें जो क्रिया आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी, ठीक है। एक कर्तृवाच्य ऐसा मिलेगा जिसमें क्रिया जो आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी, ठीक है। तो दो जो मेन कीवर्ड्स हैं ज़रा उन पर ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। यानी कि कर्तृवाच्य आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगा एग्जाम में। अगर डीपली भी पूछेगा तब भी कवर कर पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। कर्तृवाच्य दो प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो पहला मिलेगा कि जिसमें पहला कर्तृवाच्य जो देखने को मिलेगा जिसमें क्रिया जो आएगी कर्ता के अनुसार आएगी। ध्यान देना, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्रिया जो आनी है, एक में आपको क्रिया जो मिलेगी किसके अनुसार मिलेगी, कर्ता। तो क्रिया कर्ता इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। ज़्यादा ना लिख के थोड़ा लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझना है। अब इससे आप ये चीज़ समझ लो कि एक वाक्य आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें क्रिया जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी, वाक्य में कर्ता के अनुसार, ठीक है। एक वाक्य ऐसा देखने को मिलेगा कर्तृवाच्य में ही जिसमें क्रिया जो आएगी ठीक है वो कर्म के अनुसार आएगी। ये बताइए, इतनी बात आई समझ में? इसका अर्थ ये है कि इनको सिर्फ अभी बेसिक रूप से समझो, ये मत समझो कभी मैं एग्जाम्पल्स पे पहुंचा हूँ। अभी तो केवल की पॉइंट्स बता रहा हूँ कैसे पहचानोगे। इसका मतलब ये है ये वाक्य भी कर्तृवाच्य होगा, ये वाक्य भी कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। या इसका अर्थ क्या है, ये वाक्य भी कर्तृवाच्य होगा, ये वाक्य भी कर्तृवाच्य होगा। लेकिन अगर एग्जाम में किसी वजह से यहाँ तक ना पूछ के और एग्जाम में ये पूछ ले कि कौन सा कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आई है या किस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, यानी कि फाइनल स्टेप अगर ये तक पूछे तब उसे कैसे एग्ज़ाम में हल करोगे वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि एक पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ज़रा सामने देखेंगे। मनीषा बाजार जाती है, ठीक है। एक मैंने ये लिख दिया वाक्य, ठीक है। मैंने लिखा मनीषा बाजार जाती है, क्रिया जो आएगी कर्ता के अनुसार आएगी। अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ मनीषा है तो जाती आया है। बात मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, वरना बिल्कुल बाहर चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मनीषा बाजार जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ क्रिया जो आई है मनीषा के अनुसार आई है, यानी कि जाती हुई, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, दूसरी भाषा में अगर हम इसे समझें स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग, ठीक है। केवल ये, अगर मैं जस्ट इसकी जगह एक लिख देता हूँ कि राहुल बाजार जाता है, ठीक है। अभी हमने ये लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि क्रिया जो आई है इसके अनुसार आई है, पुल्लिंग के अनुसार जाता है, ठीक है। तो मैं केवल यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़े कर्तृवाच्य जो वाक्य होगा वो दो प्रकार का देखने को मिलेगा। एक जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी और दूसरा मिलेगा जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आएगी। मैं सिर्फ ये ना बताना चाह रहा कि आप लो और कर्तृवाच्य कर दो, कर्तृवाच्य आएगा तो ऐसा कर दो, नहीं। अगर अंदर से भी पूछा एग्जाम में और उन्होंने ये पूछा कि किस कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आई है और किस कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, वहाँ तक करने के लिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये जो है इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमने देखा कि यहाँ मनीषा के अनुसार जाती आया है, यहाँ राहुल के अनुसार जाता आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो क्रिया आई है कर्ता के अनुसार आई है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं अलग से जो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उससे थोड़ा ध्यान से सुनो।
ऐसा कब होता है? ऐसा हमेशा वर्तमान काल के वाक्य में होगा, ये हमेशा याद रखो। यानी कि क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार कब आएगी? जब वाक्य वर्तमान काल का होगा। ये दिमाग में बैठा हो। अगर एग्जाम में अगर आप सब ये भी सवाल बन जाए ना कि वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया सदैव किसके अनुसार आती है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या बनेगा। ये किताबी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है जो मैं आज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। किताब में कम दिखाई देंगे क्वेश्चन, किताब के ही क्वेश्चन हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। प्रश्न किताबों के ही हैं, लेकिन किताब में देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का अंतर रहेगा सिर्फ एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो सीधा बनेगा, जो किताब में देखने को नहीं मिलेगा, है किताबों से ही, यानी कि लैंग्वेज का अंतर, कि किस काल के वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार आती है, ठीक है। तो यहाँ आपने एक चीज़ तो देखी कि वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार आती है। मनीषा बाजार जाती है, वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए मनीषा के अनुसार जाती आया है, ठीक है। ध्यान से सुनना। राहुल बाजार जाता है, वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए राहुल के अनुसार क्या आया है? जाता है। तो एक तो ऐसा देखने को मिलेगा। दूसरा क्या बताया था मैंने? एक तो मिलेगी क्रिया कर्ता के अनुसार और दूसरी मिलेगी वाक्य में कर्म के अनुसार। ये भी कर्तृवाच्य है। अगर हम वाच्य देखें, अगर आपसे पूछे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाच्य, वाच्य क्या है? कर्तृवाच्य है। हो गया, प्रश्न तो हो गया, लेकिन प्रश्न को अंदर से भी समझना था थोड़ा, ठीक है। एक में क्रिया मिलेगी कर्म के अनुसार, यानी कि अब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, ना कि कर्ता के अनुसार। वाच्य कौन सा होगा? वाच्य कर्तृ ही वाच्य होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखें जरा। राधा ने खीर खाई। राधा ने खीर खाई। कोई बात ना है उसमें, कुछ ना है, लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में भी राधा है तो उससे कोई फ़र्क ना पड़ने का, ठीक है। राधा नाम वैसे भी अच्छा ही है, वही राधा कृष्ण हम वैसे भी लेते हैं सुबह शाम, राधे कृष्ण, है ना। तो देखो इधर, राधा ने खीर खाई, ठीक है। वाक्य अगर देखिए, एक तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो होगा ये होगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा वाच्य है। ये तो बेसिक वाला सवाल, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? कर्तृवाच्य है। बताऊंगा भी कैसे कर्तृवाच्य, अभी केवल इतना ध्यान दो, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे स्टेप में अंदर से थोड़ा क्वेश्चन पूछे कि अगर ये दोनों ही, इसमें भी कर्तृवाच्य है आंसर, इसमें भी कर्तृवाच्य आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन देकर, ऐसे ही दो और देकर पूछ ले एग्जाम में, चाहे सिपाही का एग्ज़ाम हो चाहे दारोगा का हो, और वो पूछे दिए गए विकल्पों में से किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आई है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ स्टूडेंट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही कर पाओगे, वरना ढूंढते डोलोगे फिर एग्जाम में, ठीक है। इस प्रश्न को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ राधा ने खीर खाई। अब खाई जो आया है स्टूडेंट, ये जो खाई क्रिया आई है, ये स्टूडेंट खीर के अनुसार आई है, यहाँ राधा के अनुसार नहीं आई है। ध्यान दो इस बात पर बहुत ध्यान से। राधा ने खीर खाई, यहाँ खीर के अनुसार खाई आई है, राधा से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं इसका लिंग परिवर्तन भी कर दूँ, जैसे कि रमेश ने खीर खाई। अब आप देखो ध्यान से स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिंग परिवर्तन भी कर दिया, यानी कि फीमेल की जगह मेल भी रख दिया, लेकिन चूंकि कर्म क्या था? खीर, तो खीर के अनुसार ही क्या आया है? क्रिया खाई। क्लियर? तो इन वाक्य में क्या है? कर्तृवाच्य तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रिया जो आई है वो किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार, अर्थात खीर के अनुसार, ठीक है। तो मैं अगर ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में किसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़े से अंदर से जाके यहाँ पूछ ले, पहला तो ये पूछेगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा वाच्य है, ऑप्शन होंगे ये ऊपर वाले, ठीक है। तब तो आप उस स्थिति में कर ही दोगे कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यदि वाक्य में क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता होता है, यदि वाक्य में क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता होता है, रमेश ने खीर खाई, खाने का काम किसने किया है? रमेश ने।
ठीक है, तो इसलिए कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। राहुल बाजार जाता है, बाजार में जाने का काम किसने किया है? मुख्य काम। बिंदु कौन है क्रिया का? राहुल। कर्तृवाच्य है। मैं इस सवाल को हल करने की बात नहीं कर रहा। सवाल जब ये पूछा जाएगा कि जब दोनों तीनों चारों ऑप्शन होंगे और वो ये पूछेगा किस वाक्य में, ठीक है, किस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आई है और किस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आई है, तो उस स्टेप को तब हल कर पाओगे जब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बात बताई थी, ध्यान दो, वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार आती है। अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले ही ये बात बताई लेटेस्ट। ठीक है, और ये सवाल एग्जाम में सीधा भी पूछ लिया जाएगा कभी, चूँकि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिया के ही बारे में रिलेट भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार आती है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, भूतकाल के वाक्य में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार आती है। ये भी अपने आप में सवाल है। यानी कि ये जो वाक्य हैं दोनों वो किस काल के हैं? भूतकाल के। ये देखते ही कर दो। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई आपके, ध्यान दो, यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ मिलता है, आपको ध्यान देना, कर्ता के साथ ने, तो तीन चीज़ आपको स्टेप बिल्कुल बिना देर लगाए अपने आप कर देना है। यदि पूछता है वाच्य कौन सा दिया, कौन सा वाच्य है, लेकिन दिखना क्या है आपको? सिर्फ इतना देखना कि कर्ता के साथ ने है, कर्ता के साथ ने है। अब कर्ता चाहे कुछ भी हो, बस अतः आपको ये देखना, यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है तो याद रखना, अगर वाच्य में प्रश्न पूछा गया तब तो आपका आंसर होगा कर्तृवाच्य। ठीक है, समय वेस्ट मत करो, आगे बिल्कुल मत पढ़ो जॉक से। ठीक है, अगर दूसरा सवाल काल से पूछ लिया, सवाल वही है कर्ता के साथ ने वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन सवाल पूछ लिया काल से, तब आपको कर देना काल भूतकाल होगा सदा। यानी कि कर्ता के साथ ने लगे हुए वाक्य में काल कौन सा होगा? भूतकाल। ठीक है, अब बात आ जाती है, हम सकर्मक अकर्मक भी पढ़ते हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, अगर कभी कर्ता के साथ ने लगा हुआ दिखाई दे और सकर्मक और अकर्मक पूछा जाए, ध्यान देना, सकर्मक और अकर्मक पूछा जाए तो दिखते ही सकर्मक कर देना, काम खत्म। तो एक स्टेप से तीन निशाने साधे जा सकते हैं बड़े आराम से। यानी कि आपसे अगर कर्ता के साथ ने लगा हुआ दिखता है ना ऑप्शन में, तो अगर वाच्य पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। आपसे अगर काल पूछ रहा हो उसी स्टेप में देखे तो आपका आंसर हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, आपसे उसी ऑप्शन को देखे ऐसा ही कर्ता के साथ ने दिखाई दे और आपसे पूछा हो कि सकर्मक क्रिया होगी या अकर्मक होगी, तो आप सकर्मक कर दो। यानी कि 2 से 3 सेकंड में सवाल कर सकते हो आंसर। ठीक है, तो मैं केवल ये समझाना चाह रहा था कि कर्ता के साथ यदि ने लगा हुआ दिखाई दे स्टूडेंट, ये यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ चमक जाए तो 3 प्रश्नों के आंसर आपको कर ही देने हैं बिना टाइम गवाए, चाहे एसआई का एग्जाम हो चाहे कांस्टेबल का हो। पहला वाच्य पूछे तो कर्तृवाच्य आंसर, कर्ता के साथ ने देखते। दूसरा काल पूछे तो कौन सा काल होगा? भूतकाल, सदैव भूतकाल। ठीक है, तीसरा अगर पूछता सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक, तो क्या कहोगे? सकर्मक क्रिया। तीनों सवाल के आंसर बाय स्टेप हो जाने चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि इतने से कॉन्सेप्ट में से कई प्रकार के सवाल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, अरे क्लियर है? तो यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ नोट में हमेशा याद रखनी है, ये एक अपवाद टाइप कह सकते हैं इसे। जैसे कि मैंने एक बात बताई है, बहुत ध्यान से सुनना, कि कर्ता के साथ यदि ने लगा हुआ हो, प्रीति ने, रमेश ने, सुरेश ने, महेश ने, बस इतना, अब कुछ भी हो सकता है नाम। ठीक है, तो आपको ये 3 आंसर तो कर ही देने हैं जो भी पूछा है, यानी कि 3 टॉपिकों से 3 आंसर समाप्त। ठीक है भाई, काल से पूछा है तो आंसर क्या होगा? भूतकाल। सकर्मक अकर्मक से पूछा है तो आंसर क्या होगा? सकर्मक। और अगर वाच्य से पूछा है तो आंसर क्या होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, लेकिन यदि कर्ता के साथ ने लगा हुआ है और उसके साथ खांसना, छींकना और अगर थूकना क्रिया आ जाए, ये विशेष रूप से याद रखना स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप पे भी डालूंगा वीडियो और उसे आप आराम से घर जाकर नोट्स बनाना। ठीक है, यदि कर्ता के साथ ने आए और उसके साथ खांसना, छींकना, 3 चीज़ ध्यान रखनी है, और थूकना आए, तो क्रिया
सकर्मक ना होकर अकर्मक होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो कर्म की श्रेणी में नहीं आता। ये जो तीनों क्रिया मैंने बताई हैं ना, खांसना, छींकना और थूकना, ये तीनों क्रिया किसकी श्रेणी में आती हैं? कर्म की में नहीं आती, तो इसलिए क्रिया क्या होगी? वो अकर्मक। क्लियर हुआ इतना? मैं क्या बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब वीडियो को 1-2 बार देखोगे ना तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है, जैसे कि रमेश ने छींका, उदाहरण समझिए, रमेश ने छींका, तो मैंने अभी बताया कर्ता के साथ ने लगा होने पर आपको वो तीनों चीज़ें कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आया रमेश ने छींका या रमेश ने थूका, समझ रहे हैं ना, तब क्या होगा? तब कर्ता के साथ ने भले ही लगा हुआ है, चूंकि क्रिया जो आई है छींकना, थूकना, खांसना है, ये अकर्मक में आती हैं, यानी कि ये कर्म की श्रेणी में नहीं आती, तो क्रिया क्या होगी फिर यहाँ? अकर्मक। तो दोनों तरीके से याद रखना, इतना कॉन्सेप्ट है जो आप इसको अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। दूसरा सवाल, दूसरा आगे चलता हूँ मैं इसी पे। किस पे? अभी कर्तृवाच्य पे ही आगे चल रहा हूँ। हम 2 चीज़ पढ़ते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्लियर? ध्यान रखना स्टूडेंट, जो मैं अभी पॉइंट बता रहा हूँ कि ये जो अकर्मक वाली बात है, या फिर कह दो सकर्मक वाली बात, जब भी आप कर्तृवाच्य देखेंगे, कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा या तो वो अकर्मक हो सकता है या वो सकर्मक भी हो सकता है, ठीक है। ये बात विशेष रूप से याद रखो। देखिए, मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, ज़रा उसको ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल अगर ऐसे आया तो कितना टफ होगा, किताबी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, ना ही किताब में ऐसा मिलने वाला है। ध्यान से सुनना क्या आएगा सवाल। कर्तृवाच्य किस प्रकार का वाक्य होता है? ध्यान से सुनिए, कर्तृवाच्य किस प्रकार का वाक्य होता है? ए ऑप्शन सकर्मक वाक्य, बी ऑप्शन अकर्मक वाक्य, ठीक है, सी ऑप्शन सकर्मक और अकर्मक वाक्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि स्टूडेंट, जिस बच्चे को ये मालूम है कि कर्तृवाच्य जो होगा वह वाक्य या तो सकर्मक भी हो सकता है या वो अकर्मक भी हो सकता है, तभी वो इस स्टूडेंट इस प्रश्न को एग्जाम में करेगा कि दोनों, वरना किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएगा अगर नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये कर्तृवाच्य में ही याद रखना है, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य में तो क्रिया सदैव सकर्मक ही होती है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम कर्मवाच्य पढ़ रहे होंगे तो कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में क्रिया जो होगी ना सदैव सकर्मक होगी, क्योंकि उसमें तो कर्म आएगा, तो इसलिए क्रिया कैसी होगी? सदैव सकर्मक। तो याद रखना है कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ठीक है, और कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। क्लियर हुआ? और अब बात आ जाती है भाववाच्य की। भाववाच्य में ध्यान रखना है कर्म नहीं होता। ध्यान से सुनिए, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, और अगर भाववाच्य में कर्म नहीं होता तो ये क्लियर कह सकते हो कि भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ये भी क्लियर है। यानी कि आप वाच्य पढ़ने के साथ साथ सकर्मक और अकर्मक क्रिया को भी एक बेहतर लेवल पर कवर कर पाओगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, एक उदाहरण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे इस उदाहरण पर। पुनीत दौड़ता है, पुनीत दौड़ता है, मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें कर्तृवाच्य है, ठीक है, ध्यान देना, कर्तृवाच्य है। अब मैंने आपसे पूछा दूसरा सवाल, ये मैंने अभी आपको बताया कर्तृवाच्य जो है उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है। अगर ऐसा पूछे अंदर जाके कि कर्तृवाच्य में इसमें क्रिया अकर्मक है या फिर सकर्मक, तो हमें चमक रही है अकर्मक है, ठीक है। क्लियर है ना? अब जस्ट एक अगला एग्जाम्पल लिख लें कि पुनीत पुस्तक पढ़ता है। पुनीत पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ,
क्योंकि जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपके समझ में आ जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती है तो मैं बाद में भी क्लियर करूँगा, ध्यान से समझिए। पुनीत दौड़ता है, ऊपर वाला वाक्य ये है, लेकिन दोस्त है कर्तृवाच्य ही। क्यों? प्रधानता किसकी है? कर्ता की। ठीक है, यहाँ भी क्या है? पुनीत पुस्तक पढ़ता है, यहाँ भी कर्ता, प्रधानता किसकी है? कर्ता की, इसलिए कर्तृवाच्य, यानी कि दोनों में ही कर्तृवाच्य है। लेकिन अकर्मक और सकर्मक की दृष्टि से अगर हम इसे देखें, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम लिंक कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कर्तृवाच्य होगा वाक्य, वह क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। तो जिसमें कर्म आया है पुस्तक, तो वो कैसी होगी? सकर्मक। और जिसमें कर्म है ही नहीं तो वो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। तो अब आपने यहाँ एक चीज़ तो देखी कि कर्तृवाच्य के वाक्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रिया जो होंगी वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ये हमेशा याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये अच्छी तरीके से याद रखें, अगर बात कर दे वो कर्मवाच्य से, इसी चीज़ को कर्मवाच्य से, तो कर्मवाच्य में सदैव कर्म आएगा तो क्रिया सदैव सकर्मक ही होगी। अगर ऑप्शन इस तरीके से हो जाए, ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अब इस वीडियो के माध्यम से भी, ये किताब में नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखो, क्योंकि किताबी लैंग्वेज से हटके हैं थोड़ा। अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है? किस वाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है? ऑप्शन आपके सामने होंगे, ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी में से कोई नहीं। तो आप जब करोगे कर्मवाच्य जब आपको मालूम होगा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म आने से क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अब ध्यान से सुनना, एक और क्वेश्चन, लैंग्वेज का अंतर है, प्रश्न का भी अंतर हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक होती है? अब ध्यान दो, पहले क्वेश्चन क्या बोला था मैंने? किस वाक्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, पहले तो क्वेश्चन ये बोला मैंने, तो इसलिए आंसर क्या था आपका? कर्मवाच्य। अब मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के लैंग्वेज में अंतर है। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक होती है? ए ऑप्शन कर्तृवाच्य, बी ऑप्शन कर्मवाच्य, सी ऑप्शन कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों, डी भाववाच्य। तो सी क्यों? क्योंकि सकर्मक में भी कर्तृवाच्य में भी सकर्मक हो सकता है और कर्मवाच्य में तो सकर्मक होती है ही, तो इसलिए सी। ये किताबी लैंग्वेज के सवाल बिल्कुल नहीं है, ना ही किताब में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब भी परीक्षा में आएगा छटनी करने वाले सवाल हैं, ये ध्यान दो। करने के लिए कुछ भी कहना नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ सवाल कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज समझाने का प्रयास किया ध्यान से। अगर पूछा जाए कि किस वाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये सदैव शब्द जुड़ गया, तो याद रखना आंसर सिर्फ क्या होगा? कर्मवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य में ही क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस वाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, तो ऑप्शन में आपका कर्मवाच्य भी आंसर होगा, कर्तृवाच्य भी आंसर होगा, यानी कि दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही होती है, एक में तो परमानेंट होती है और एक में हो सकता है। ठीक है, उस स्थिति में। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ध्यान से सुनो, कि किस वाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, सदैव ही, तो भाववाच्य, क्योंकि मैंने अभी बताया भाववाच्य में कर्म नहीं होता। ठीक है, कर्म नहीं होता, तो इसलिए भाववाच्य में क्रिया कैसी होगी? सदैव अकर्मक। तो अगर सदैव अकर्मक क्रिया होती है तो आंसर आपका क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है, और अगर ये कहे सदैव ना कह के कि दिए गए विकल्पों में से किस वाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, तो अकर्मक कर्तृवाच्य में भी हो सकती है, अकर्मक भाववाच्य में भी हो सकती है। तो मैंने कुछ स्मार्ट लेवल के भी सवाल यहाँ पे लिंक किए जो कि किताबी ज्ञान से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अरे क्लियर है। अब इसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें कर्मवाच्य वाले पर, तो देखिए कर्मवाच्य की जो क्रिया है, जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो जैसा कि मैंने कर्ता में बताया, कर्ता में क्या बताया कि क्रिया का मूल बिंदु यदि कर्ता है तो कौन सा वाच्य होगा? क्रिया का मूल बिंदु यदि कर्ता है तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। ठीक इसी प्रकार इसकी परिभाषा याद रखनी है कि यदि क्रिया का मूल बिंदु कर्म है तो फिर कौन सा वाच्य होगा?
कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए एक बेहतरीन सा उदाहरण लिखेंगे और इसके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझेंगे। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिख लें। लड़की के द्वारा पत्र पढ़ा गया। ध्यान से सुनेंगे या लिख भी सकते हैं इसे। लड़की के द्वारा पत्र पढ़ा गया। लड़की के द्वारा पत्र पढ़ा गया। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा और अगर आपने वो चीज़ समझी ना, लाइफ में भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह पक्की बात बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत स्टूडेंट इसमें इस बात पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कर्तृवाच्य क्यों नहीं है, क्योंकि कर्ता तो इसमें भी है। ध्यान दो। अच्छा, यही देखो, यही की पॉइंट्स है। इसे समझे तो आंसर आपके हमेशा हाथ में रहेगा। ठीक है, इसमें भी तो कर्ता है भाई, ध्यान दो। अगर राधा बाजार, मनीषा बाजार जा रही थी तो उसमें भी कर्ता है, यहाँ भी करता है। लड़की के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या, क्यों हम इसे कर्मवाच्य कर रहे हैं? यही तो है मेन पॉइंट समझने का, और इसे ही समझो बस। तो देखो, ध्यान देना है। कर्मवाच्य में मैंने बताया, जो कीवर्ड है उससे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कर्मवाच्य के वाक्य में, ठीक है, कर्ता ना रहकर करण का रूप धारण कर लेता है। बस इतना याद रखना, ये है की पॉइंट। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब मैंने कारक पढ़ाए थे तो करण की विभक्ति क्या बताई थी, के द्वारा। ठीक है, और यहाँ क्या आया है लड़की के साथ, के द्वारा। जो मेन की पॉइंट्स है अगर उसे पकड़े आप, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ पेपर का लेवल कुछ भी हो, सिपाही का हो, दरोगा का हो, इंस्पेक्टर का हो, UPSSC का हो, सब हल होंगे। ध्यान दो, इसमें मैंने बोला क्या है। देखिए, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में बन सकता है कि किताबी से अलग है कि इसमें मैंने क्या बताया। जैसे कि ये मैंने लिखा कि लड़की के द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो कुछ स्टूडेंट ये कंफ्यूज होंगे कि लड़की इसमें भी है, कर्ता इसमें भी है, तो फिर ये क्यों कर्तृवाच्य नहीं है। यही तो कन्फ्यूजन रहता। और जिसको ये चीज़ क्लियर हुई वो अपने आप कर देगा। इसमें बस इतना याद रखना है कि कर्मवाच्य में कर्ता भी होगा, हो सकता ना भी हो। ऐसे भी एग्जाम्पल बताऊंगा जहां कर्ता नहीं होंगे तो भी कर्मवाच्य होगा, लेकिन कर्ता भी है। लेकिन कर्ता ना रहकर, यानी कि कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं आएगी, क्योंकि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। यहाँ कर्ता ना रहकर करण बन जाता है, करण। और करण की विभक्ति क्या होती है, जो मैंने उसमें बताया, किसमें, कारक में, के द्वारा। तो यहाँ ये जो लड़की है ना, ये कर्ता नहीं है, कर्ता दिखाई दे रही है हमें, लेकिन कर्ता न रहकर ये किसका काम कर रही है, यहाँ करण का, यानी कि क्रिया का साधन या उपकरण। तो ये करण का काम कर रही है, तो इसलिए ये क्या है, पत्र कर्म। तो इसलिए कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। क्लियर? जो की पॉइंट्स है वही मैंने बताया। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो एक बार पुनः बता रहा हूँ और फिर मैं आगे चल रहा हूँ अगले एग्जाम्पल पर समझाने के लिए। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होगा, ध्यान से सुनना। कर्मवाच्य में कर्ता भी होगा, और ऐसे भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि जहाँ कर्ता नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कर्ता है तो उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि भाई कर्तृवाच्य तो नहीं है। तो ध्यान रखना, कर्ता के साथ ने विभक्ति कभी नहीं आएगी कर्मवाच्य के वाक्य में। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कर्ता के साथ अगर ने आया तो मैं बता ही चुका, कर्ता के साथ ने आने पर क्या आंसर कर दोगे आप, कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य तो होगा नहीं। तो मैंने बताया, बस इतना याद रखो कि कर्मवाच्य के वाक्य में जो कर्ता है वो कर्ता ना रहकर किसका रूप धारण कर लेता है, करण का। और करण की विभक्ति होती है के द्वारा या फिर से भी होती है। ठीक है, के द्वारा या फिर से। तो यहाँ हम देख रहे हैं के द्वारा आया है, तो लड़की यहाँ कर्ता ना रहकर करण है, तो इसलिए कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। और अभी मैंने जस्ट बताया ये कि अगर पूछे अब सकर्मक अकर्मक से, यही क्वेश्चन सकर्मक अकर्मक से, तो जिस बच्चे को मान के चलो सकर्मक अकर्मक समझ में नहीं आया, मान के चलो, ठीक है, एग्जाम में, और उसने पूछा क्या है, सकर्मक अकर्मक, और उसके वाच्य समझ में आ गया, तो उससे मालूम होना चाहिए कि कर्मवाच्य में सदैव क्रिया कैसी होती है, सकर्मक। करके और आगे चलो आंसर।
ठीक है, यानी कि करो और आगे चलो। भाई सीधी सी बात है, जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करके पढ़ रहे हैं और वहाँ हम सही कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान दो। सपोज करो कि अगर एग्ज़ाम में आपके सामने ये प्रश्न आ गया जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और बच्चे वहाँ सकर्मक अकर्मक नहीं क्लियर कर पा रहे, ठीक है, हाँ वो वाच्य जानते हैं, तो आप ये सोचो कि हमें क्या बताया है कि कर्म वाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। तो अपने जैसे ही आप समझे कि ये कर्म वाच्य है तो अपने आप ही कर देना कि क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक, काम खत्म। ठीक है, ये क्लियर याद रखना है। और स्टूडेंट जैसे कि मैंने उसमें बताया, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ इसका, जो की पॉइंट्स है लास्ट का, उसमें मैंने बताया कर्तृवाच्य में कि क्रिया आती थी दो तरीके से। मैंने बताया यहाँ क्रिया कितने तरीके से आई थी, दो। वर्तमान काल का अगर वाक्य है तो क्रिया कर्ता के अनुसार, भूतकाल का वाक्य है कर्मवाच्य में तो क्रिया कर्म के अनुसार। लेकिन यहाँ किसके अनुसार आएगी, हमेशा याद रखना कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार ही आएगी, यानी कि कर्ता के अनुसार नहीं आएगी। ये दिमाग में रखो। कितना दमदार क्वेश्चन हो सकता है अगर एग्जाम में पूछेगा, क्या कि कर्मवाच्य के वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आती है, ए ऑप्शन कर्ता के अनुसार, बी ऑप्शन कर्म के अनुसार, सी ऑप्शन सदैव कर्म के अनुसार, और भी बेहतर लो, और डी इनमें से कोई नहीं, तो सदैव कर्म के अनुसार आएगी। कर्म वाच्य के वाक्य में क्रिया सदैव कर्म के अनुसार आएगी, यानी कि कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके सामने है, पत्र पुल्लिंग है तो क्रिया पढ़ा गया ही आया। ठीक है, पत्र पुल्लिंग है तो क्रिया पढ़ा गया ही आया। यदि यहाँ होती पुस्तक स्त्रीलिंग तो पढ़ी गई आती। समझ रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आज कॉन्सेप्ट को समझाया है, ये हद तक मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया होगा। वीडियो मैंने इसलिए शूट की कि कुछ बच्चे आज एब्सेंट हैं हमारे, उनके लिए कुछ क्लास ये ना छूट पाए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास थी बहुत ज़्यादा। ग्रुप पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी, जो कि मैं डाल दूंगा। सभी स्टूडेंट से कहूँगा, देखो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट को वास्तव में यूपी पुलिस की वर्दी चाहिए या फिर यूपी SSS में नौकरी चाहिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो मैक्सिमम, बस, ज़्यादा नहीं। मैं दावे से कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मजबूत इतना हो जाएगा, या तो क्वेश्चन को देखोगे और या 2 से 3 सेकंड में आंसर कर दोगे, ये निश्चित रूप से याद रखो। ठीक है, बात आती है भाववाच्य की। भाववाच्य में मैं एक बार लास्ट बता के चल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो भाव अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जिस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो, सिर्फ भाव की प्रधानता हो, वो भाववाच्य होगा। और मैंने बता चुका कि भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसमें क्रिया सदैव अकर्मक होगी, ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे मैं इस वाक्य को जोड़ दूं, पुनित दौड़ता है, तो ये वैसे तो अकर्मक है कर्तृवाच्य के हिसाब से, और भाववाच्य के हिसाब से हो जाएगा पुनित से दौड़ा नहीं जाता। अब भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रुप पे भी डाल दूंगा, 1-2 बार अच्छी तरीके से देखें। जिस सीक्वेंस में मैंने इसमें बातें बताई हैं वीडियो में, ध्यान से सुनिए। मैंने ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही बनाई है, वरना 2.5 महीने से मैंने कोई लेक्चर इस पर नहीं डाला, आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसलिए बनाया है कि इस कॉन्सेप्ट को बेहतर वे में क्लियर करो। बिना किताब के आपको कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि सवाल अगर आपके सामने लिखा हुआ है कि लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, जैसे ही देखोगे लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो बता देना है कर्मवाच्य है। ठीक है, और कर्मवाच्य इसलिए क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। देखते ही कर दो आंसर। ठीक है, लड़का पुस्तक पढ़ता है अगर पूछी जाती है, देखते ही कर दो कर्तृवाच्य। क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। लड़का दौड़ता है, कह दो कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, लेकिन क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। तो ये सब करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत बड़ी चीज़ों को छोटे वे में मैंने पढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कर दो इसे, आप बैक कर दो पीछे से।